नमस्कार 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई माई सेल्फ प्रोफेसर हितेश बेचरा और मैं नीट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स के लास्ट 30 डेज का एक मास्टर प्लान बच्चों लेकर के आया हूं। ये हमारा तीसरा वीडियो है वो सीक्वेंस का। पहले मेजरमेंट, उसके बाद में रे ऑप्टिक्स और अब एटम और न्यूक्लियाई की हम बात करने वाले हैं बच्चों। 2026 में नीट में सवाल अगर आएंगे तो ये जो वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसी में से सवाल आएंगे बच्चों। पिछले 20 वर्षों के नीट के पेपर अगर हम एनालाइज करें तो एटम में से बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर सवाल आते हैं और न्यूक्लियाई में से बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर सवाल आने के जो है चांस सबसे ज्यादा है। सो हम बोर्स एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें और मोस्ट ट्रेंडिंग नीट पीवाईक्यू को डिस्कशन में लेंगे। और न्यूक्लियाई वाले पार्ट में न्यूक्लियर रेडियस, बाइंडिंग एनर्जी और डीके के टाइप और उसके ऊपर जो है ट्रेंडिंग नीट के सवाल जो है बच्चों डिस्कशन में लेंगे। 10 का दम में हमने डिसाइड किया कि हम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये चैप्टर नीट का सबसे हैवीएस्ट वेट है बच्चों। पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक सवाल ये चैप्टर में से नीट में से पूछे गए हैं बच्चों। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 10 एटम और न्यूक्लियाई के 10 मिलाकर के 20 सवाल का जो है हम डिस्कशन करेंगे। और सवाल बड़े ही सिंपल, एकदम फटाफट, कम कैलकुलेशन वाले होते हैं बच्चों। आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने डिसाइड किया कि हर ऑल्टरनेट डे ऐसे हैवी वेट टॉपिक जो नीट 2026 में आपको काम में आने वाले हैं उसके वीडियोस, क्विक रिकैप प्लस नीट पीवाईक्यू सॉल्विंग प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, सब कुछ एक वीडियो में मैं आपको जो है अवेलेबल करके दूंगा। कम से कम समय में आप इन चैप्टरों में जो है मास्टरी बना लेंगे। शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा फॉर्मूला याद रखने का, क्योंकि ये चैप्टर मेजॉरिटी बच्चे इसलिए ऑप्शन में छोड़ देते हैं कि सर हमें तो फॉर्मूला ही याद नहीं होते हैं। इतने बड़े बड़े फॉर्मूला है बच्चों, बड़े आसान तरीके से आपको मैं फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा। सो बच्चों चैनल के साथ जुड़े रहें और टीएसपीएच डिजिटल गुरु की टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कुछ सवाल हम यहाँ पे डिस्कशन में लेंगे और कुछ सवाल आपको मैं जो है प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। सो बच्चों, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द 10 का दम सीरीज। लेट अस एंटर इनटू द डिस्कशन ऑफ बोर्स मॉडल। बच्चों बोर्स मॉडल में एटम को इस तरह से विजुअलाइज किया गया है, फर्स्ट ऑर्बिट, द सेकेंड ऑर्बिट, द थर्ड ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। एंड द रेडियस ऑफ दीज ऑर्बिट्स का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर जेड। बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो रही है तो बच्चों लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। ऐसे कई सारे शॉर्टकट टेक्निक्स और इजी तरीके फॉर्मूला याद रखने के मैं बताने वाला हूं बच्चों। ये सवाल अगर आपके दिमाग में है कि सर इसको हम याद कैसे रखें फॉर्मूला को, सो बच्चों ये एच एप्सिलॉन नॉट एन को हम रीड करेंगे हैन, हैन स्क्वायर। तो कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर इधर एप्सिलॉन नॉट को तो स्क्वायर है नहीं। अरे बच्चों हिंदी के साथ में जुड़े रहें। ह को स्क्वायर करने का, न को स्क्वायर करने का, एच को स्क्वायर करने का, एन को स्क्वायर करने का, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ हैन स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में पाई एज इट इज एम ई को हम रीड करेंगे मी, एम ई को हम रीड करेंगे मी स्क्वायर, मतलब एम ई स्क्वायर। और बच्चों याद रखिएगा जहां कहीं भी ई स्क्वायर आएगा वो ई स्क्वायर के साथ में जेड रहेगा। सो ई स्क्वायर के साथ में जेड। तो याद रखने का तरीका है हैन स्क्वायर बाय पाइमी स्क्वायर जेड। लिखने का तरीका है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर जेड। याद रख लो बच्चों, चाहे तो 2 बार देख लो, खोपड़ी में बिठा लो, नोट कर लो इसको बराबर से। और बच्चों
n की जगह पर 1 डालेंगे और z की जगह पर 1 डालेंगे तो हमें हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस मिलेगा, जिसको बोर्स रेडियस कहा जाता है। और बोर्स रेडियस का वैल्यू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। So the radius of nth orbit is a 0.53 n square by z। बच्चों इसमें n और z को सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपको आंसर रेडियस का एंगस्ट्रॉम में मिलता जाएगा। सो बच्चों दो फॉर्मूलाज आपको बराबर से याद रखने हैं। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की रेडियस को बोर्स रेडियस कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, इसको याद रखें आप। सो दो फॉर्मूला है रेडियस के, सिंपल सिंपल वाले, और ये अगर दो फॉर्मूलाज आपने याद रख लिए बच्चों तो रेडियस वाले सारे सवाल जो है आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेट अस लुक एट द नीट PYQ। The radius of the innermost orbit of hydrogen atom is a 5.3 into 10 raised to minus 11 meter. What is the radius of the third allowed orbit of hydrogen atom? बच्चों very simple question। The innermost orbit is a first orbit. The third allowed orbit is a थर्ड ऑर्बिट। रेडियस का सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप अगर हम याद रखें तो भी ये वाला सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बट मैंने तो आपको पूरा फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक बता दिया है। अब यहां से आप जो है रेशियो ले लीजिए बच्चों। द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1 द होल स्क्वायर, एंड द 3 का स्क्वायर इज अ 9। R1 को वहां शिफ्ट करेंगे, सो रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज अ 9 टाइम्स 5.3 इंटू 10 रेस टू माइनस 11। अब ऑप्शंस अगर आप देखें तो नंबर बड़े दूर दूर है, तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। 9 फाइजा 45, अंदाजे से मैंने कैलकुलेट किया है, डेसिमल के बाद वाला हटा दिया है, छोड़ दिया है उसको। 9 फाइजा 45 और फिर एक डेसिमल में एडजस्ट करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 4.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 10, एंड द 10 रेस टू माइनस 10 इज नथिंग बट एंगस्ट्रॉम, एंड द थर्ड ऑप्शन हैज टू बी अवर फाइनल करेक्ट आंसर। है ना सिंपल बच्चों? तो लास्ट तक जुड़े रहिए बच्चों, ऐसे कहीं सारे छोटे छोटे याद रखने के टेक्निक्स जो है आपको मैं बताने वाला हूं बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन गोल 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 चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, एंड द फॉर्मूला है ई स्क्वायर जेड अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n। वापस से वही हो गया सर, इतने बड़े बड़े फॉर्मूला सर याद हम कैसे रखें? बच्चों डोंट वरी, आपके लिए ही तो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये छोटी छोटी ट्रिक ही आपको मैं सिखा रहा हूं याद रखने का तरीका। ई स्क्वायर के साथ जैसा मैंने कहा z आएगा, सो ई स्क्वायर के साथ z, डिनोमिनेटर को रीड करेंगे 2n, तो पढ़ने के लिए ई स्क्वायर जेड बाई 2n, लिखने के लिए ई स्क्वायर जेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट n, एंड द प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप बच्चों बनता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n। बच्चों रेडियस और वेलोसिटी के दो फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिए तो बच्चों ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के अलावा टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। v याद रखवा दिया है मैंने आपको, r आपको मैंने याद रखवा दिया है। सर्कुलर मोशन में v और ओमेगा का रिलेशनशिप होता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा।
V का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, R का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करके ओमेगा निकाल लो। ओमेगा निकाल के उसका Z और N के साथ का प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप याद रख लो। ओमेगा मिल गया तो 2 पाई/t करने पे टाइम पीरियड मिल जाएगा बच्चों। सॉल्व कर लो, पॉज करके अभी सॉल्व कर लो, और फिर टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप Z और N के साथ याद रख लो। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, तो टाइम पीरियड अगर मिल गया तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v² होता है। v याद रखवा दिया है मैंने आपको, r मैंने आपको याद रखवा दिया है। सब्स्टिट्यूट करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल दीजिए बच्चों, है आसान। सवाल आएंगे तो इन्हीं प्रोपोर्शनलिटी के सवाल आएंगे बच्चों। इनका z और n के साथ का प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। और फिर बोर्स ऑर्बिट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू में गोल 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 चक्कर लगाता रहता है, तो एक तो एनर्जी उसके पास में रहेगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इस वजह से रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐड करने पे हमको मिलता है टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -m(e⁴z² अपॉन h² ε0² n² के साथ में एक और नंबर भी होता है। नंबर दिख नहीं रहा है तो यहां पर मैंने ऐड कर दिया, 8 इज द नंबर, 8। नाउ नाउ सर ये तो दिक्कत है, इतने बड़े बड़े फॉर्मूला सर हम याद कैसे रखें सर? ये सारे फॉर्मूला हमसे याद नहीं होते हैं बच्चों। डोंट वरी, एब्सोल्युटली डोंट वरी। आपको मैं सारे के सारे शॉर्टकट टेक्निक, शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ फॉर्मूला याद रखने के। लास्ट तक जुड़े रहे बच्चों, देखते रहिए पूरा वीडियो अच्छे से। ये देखिए, ये रहा फॉर्मूला जो आपसे याद नहीं होता है। देखिए यहाँ पे, सुनिए मेरी बात ध्यान से। न्यूमरेटर को हम रीड करेंगे मी4, me इज अ मी4, 4 मतलब पावर 4। e² के साथ z आता है तो e⁴ के साथ z² आएगा। और डिनोमिनेटर में 8 h² ε0² n², इसको रीड करेंगे हैन द होल स्क्वायर। अरे बच्चों याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था हैन स्क्वायर, उसका मतलब था h² ε0 n²। अभी मैं कह रहा हूं हैन द होल स्क्वायर, मतलब h को भी स्क्वायर करने का, ε0 को भी स्क्वायर करने का, n को भी स्क्वायर करने का। देख लो बराबर से। तो एनर्जी का फॉर्मूला याद रखने का तरीका है -me4z² / 8 हैन द होल स्क्वायर। दो बार वापस से बोलिए, फॉर्मूला को खोपड़ी में बिठाइए बच्चों बराबर से। ये फॉर्मूला अगर आपके याद रह गए तो सारे के सारे एटम के सवाल आपके पॉकेट में। बच्चों z की जगह पर अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की जगह पर अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिलेगी। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हम यहां पर ये कांस्टेंट टर्म की जगह पर -13.6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा -13.6z² / n²। z और n को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता जाएगा। सो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6z² / n²। 90% ऑफ द टाइम सवाल जो है हाइड्रोजन एटम को लेके आते हैं। तो अगर Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है तो Z को 1 डाल देंगे तो Z गया,
n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट, n की जगह पे 2 3 4 5 सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो आपको वन बाय वन एनर्जी के वैल्यूज मिलते जाएंगे। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है -3.4, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है -1.51, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है बच्चों। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देख के मेजॉरिटी टाइम बच्चे फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। थर्ड ऑर्बिट इज अ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट इज अ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बच्चों सारे के सारे एनर्जी के वैल्यूज बराबर से याद रख लो। ये वैल्यूज याद रहेंगे तो फट 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 सवाल होंगे, समय बचेगा, इसीलिए हाइड्रोजन एटम के ये वैल्यूज याद रख लो। ऑर्बिट और एक्साइटेड स्टेट इसकी मैपिंग बराबर से याद रख लो बच्चों। और मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल जो है वो एनर्जी के ऊपर ही पूछे गए हैं नीट में। ये रहा एक नीट PYQ। The energy of hydrogen atom in the ground state is a -0.6 electron volt. Then the energy of He plus ion in the first excited state will be, बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 Z² अपॉन n²। Z is a atomic number which represents number of protons, और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड ऑर्बिट होता है। सो दिस बिकम्स अ -13.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। So 4 and the 4 is getting cancelled, and hence the answer is a -13.6 electron volt. That is our final correct answer. -13.6 is the answer. बच्चों एक और नीट PYQ एनर्जी के ऊपर देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। The total energy of electron in the ground state of hydrogen atom is a -13.6 electron volt. Then the kinetic energy in the first excited state is, बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये एनर्जी का जो डिस्कशन हमने किया है इसमें कुछ और फॉर्मूलाज में आप लोगों के लिए ऐड करके देता हूं। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1/4πε0 Ze²/r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/8πε0 Ze²/r। ये दोनों को ऐड करने पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है -1/8πε0 Ze²/r। नाउ ये आर की जगह पे जो फॉर्मूला अपन ने याद रखा है रेडियस का फॉर्मूला, वो सब्स्टिट्यूट करने पे ये वाला रिजल्ट बनता है। अब यहां से एक रिलेशनशिप अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये देख लो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशनशिप। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। मतलब टोटल एनर्जी is equals to minus of kinetic energy. This is the first relationship. ये फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 8 का कैंसिलेशन होके डिनोमिनेटर में 4 बचेगा। सो इस फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। दिस इज द सेकेंड रिलेशनशिप। सो एनर्जी में पोटेंशियल काइनेटिक टोटल रिलेशनशिप रिमेंबर। Now, once you remember this much, now I come back to the question. The question is saying the total energy is given. Kinetic energy in the first excited state, they are asking us to find
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी हमने याद रखने का डिसाइड किया है, दिस इज द टोटल एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट। And now we know the relationship between the kinetic energy and the total energy. The kinetic energy is a negative sign of the total energy. So the minus and the minus becomes plus, and hence the answer is a 3.4 electron volt, and that is our final answer. बच्चों ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने जैसा है नहीं। जो सबसे पेन पॉइंट्स था आपके लिए, फॉर्मूला कैसे याद रखना, वो प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व कर चुका हूं। अब जो है सवाल धनाधन धनाधन आप सॉल्व करते जाइए बच्चों, बोनस चैप्टर है ये। सवाल कम कैलकुलेशन में समय बचा करके सही जवाब फटफट आएगा। ये चैप्टर को कोई भी हालत में ऑप्शन में ना छोड़े, हैवी वेट टॉपिक है, नीट एनटीए वालों का फेवरेट। The ground state energy of the hydrogen atom is a minus 13.6 electron volt when its electron is in the first excited state. Its excitation energy is, बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में है, जिसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इलेक्ट्रॉन को हमें सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है, जिसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। सो हमारा सवाल हमसे कह रहा है कि भाई उसकी एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, म्हणजे ग्राउंड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट में भेजने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। सो बच्चों ग्राउंड स्टेट से अगर हमें सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो ये दो ऑर्बिट के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। इसी को कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी करने पे आंसर ढूंढा जा सकता है, और माइनस एंड द माइनस विल बिकम अ प्लस, और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होने पे आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, एंड द 10.2 इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड बच्चों दिस इज द क्वेश्चन जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अलग टाइप का सवाल है। कॉन्सेप्ट भी यहीं पे समझा दूंगा, सवाल सॉल्व भी यहां पे करके दूंगा। इस तरह के सवाल रिसेंट ईयर्स में जो है मल्टीपल टाइम नीट में आ गए हैं बच्चों। When an alpha particle of the mass m moving with the velocity v bombards on the heavy nucleus of the charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass m as, बच्चों एक हैवी न्यूक्लियस है जिसके पास में चार्ज है Ze, और एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास है m, और अल्फा पार्टिकल होता है 4He2, मतलब उसके पास में दो प्रोटॉन होते हैं। इस अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। सो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे 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 न्यूक्लियस के तरफ जाएगा। दोनों के पास में पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रिपल्शन होएगा, और रिपल्शन के कारण ये अल्फा पार्टिकल डेसिलरेट होता जाएगा, और डेसिलरेट होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 बन जाएगी। सो ये वाले पॉइंट का अपने हैवी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यही सवाल हमसे पूछ रहा है।
और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए बच्चों, ये सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों आपके खोपड़ी में आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, which is nothing but potential plus kinetic initially is equals to potential plus kinetic finally. I for initial, F for final. This is the initial and this is the final. इनिशियली अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर हम मानेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। काइनेटिक एनर्जी उसके पास में रहेगा हाफ mv² इज अ काइनेटिक एनर्जी। और फाइनली जब अल्फा पार्टिकल इधर पहुंचेगा तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा k। इसके ऊपर चार्ज दो प्रोटॉन का चार्ज एंड हेंस 2e। इसके ऊपर चार्ज z प्रोटॉन का चार्ज एंड हेंस Ze डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d। और यहां पर वेलोसिटी जीरो बन रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो बनेगा। दिस इज हाउ वी राइट द इक्वेशन। एंड नाउ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के साथ कैसे डिपेंड करता है, तो ये रहा d और ये रहा m। सो d और m ऊपर नीचे हैं एंड हेंस द प्रोपोर्शनलिटी इज इनवर्स and this is the inverse proportionality and that is our final correct answer। बच्चों ये सिनॉप्सिस पॉइंट को बराबर से नोट कर लें, ये फॉर्मूला को चाहिए तो आप याद ही रख लें, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला हियर। पिछले 5 वर्षों में बार बार जो है इसके ऊपर एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आए हैं बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट में चला जाता है, वहां पर वो अनस्टेबल होने के कारण डी एक्साइट होता है, तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो वो फोटोन एमिट करता है। और जो फोटोन एमिट होएगा उसका वेव लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/λ is equals to r in the bracket 1/p² minus 1/n²। r का नाम है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, p is nothing but the lower energy level and n is nothing but the higher energy level। मतलब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जंप करेगा तो n बनेगा 2, p बनेगा 1। और बच्चों इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर जंप करेगा तो वो सीरीज को नाम दिया गया है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए p की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। 2 to 1 को कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 3 to 1 सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन। इंफिनिटी टू 1 को कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और इनकी वेवलेंथ अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में बिलोंग करती है। अगर कोई भी हायर लेवल से सेकेंड ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो सीरीज का नाम रखा गया है बाल्मर सीरीज, जिसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में बिलोंग करती है। 3 to 2 इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज जिसके वेवलेंथ को H अल्फा सिंबल दिया गया है। 4 to 2 सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, H बीटा वेवलेंथ का सिंबल है। 5 to 2 थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर, 6 to 2 फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहले 4 वेवलेंथ को H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा ऐसा नाम दिया गया है। थर्ड ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो नाम है पास्चन सीरीज जो इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करता है। फोर्थ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, वो भी इंफ्रारेड रीजन। फिफ्थ ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो नाम है फंड सीरीज, P इज साइलेंट।
and this is also the infrared region. So बच्चों 5 सीरीज को सीक्वेंस में खोपड़ी में बिठा लो बराबर से। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। लाइमन के लिए पी का वैल्यू 1, बाल्मर के लिए पी का वैल्यू 2, फंड लास्ट है, ब्रैकेट सेकंड लास्ट है, पास्चन थर्ड लास्ट के लिए पी का वैल्यू 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5, और एन का वैल्यू कोई भी हायर वैल्यू हो सकता है। सो फॉर सो गुड एवरीवन, परफेक्ट है। एक फॉर्मूला, 5 नाम, एंड दैट्स इट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे फॉर्मूला आपके पॉकेट में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे नीट पीवाईक्यू आपके पॉकेट में, एक ही फॉर्मूला, 5 नाम, बस हो गया। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बच्चों याद रखने हैं ये फॉर्मूला के साथ में जुड़ा हुआ। पहला पॉइंट है, अगर ट्रांजिशन इंफिनिटी से होएगा तो हमें मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा, उसको कहते हैं सीरीज लिमिट। सो फॉर एग्जांपल लाइमन के लिए सीरीज लिमिट कब मिलेगा, तो जब ट्रांजिशन इंफिनिटी से 1 पे होएगा, बाल्मर इंफिनिटी से 2, पास्चन इंफिनिटी से 3, ब्रैकेट इंफिनिटी से 4, फंड इंफिनिटी से 5। और जब ट्रांजिशन बच्चों इमीजिएटली हायर लेवल से होएगा तब हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। सो बच्चों बाल्मर का मैक्सिमम वेवलेंथ 3 से 2 ट्रांजिशन पे मिलेगा, लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ 2 से 1 ट्रांजिशन पे मिलेगा। सो 2 पॉइंट, एक फॉर्मूला, 5 नाम, and all the questions are in your pocket. Let's see how. Let's see how. These are the trending NEET questions. लास्ट तक बच्चों वीडियो देखते रहिए, कहीं सारे शॉर्टकट आपको फॉर्मूलाज याद रखने के तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल सिंपल शॉर्ट टेक्निक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं आपको देने वाला हूं बच्चों। चैनल फॉलो कर लें अगर अभी तक फॉलो ना किया है। 2026 के लास्ट के 30 दिनों में दिस इज गोइंग टू बी द गोल्ड लेवल कंटेंट to revise the physics with the most trending concept and the most trending NEET PYQ. Keep on sharing the channel with the maximum of your NEET aspirant friends. Ratio of the longest wavelength corresponding to Lyman and Balmer series इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। बच्चों बीच बीच में कमेंट भी करते रहिए, कुछ डाउट है तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट में बता सकते हैं, टीचर को अप्रिशिएट भी आप चाहे तो कर सकते हैं, और भी कुछ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सवाल सॉल्व करने का फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं, ये रहा फॉर्मूला। अब हमें लेना है रेशियो, किसका किसका रेशियो, तो आंसर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर। बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलता है, तो आंसर है जब ट्रांजिशन इमीजिएटली हायर लेवल से होता है। तो लाइमन में पहले ऑर्बिट पे आपको आना है, तो इमीजिएटली हायर लेवल इज अ सेकेंड ऑर्बिट, सो द ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 to 1। बाल्मर में आपको सेकेंड ऑर्बिट पे आना है, तो उसका इमीजिएटली हायर लेवल इज अ 3 to 2। So now I hope these things are very clear to every one of you, where and how we will get the maximum wavelength. अब हमें रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट ऑफ लाइमन टू द लॉन्गेस्ट ऑफ बाल्मर करना है। सो आई टेक द रेशियो 1 upon lambda longest of Balmer divided by 1 upon lambda longest of Lyman, that is equals to बाल्मर के लिए R इन द ब्रैकेट, बाल्मर में 3 से ट्रांजिशन, तो P होएगा 2 और N होएगा 3। लाइमन में लॉन्गेस्ट, तो P होएगा 1 और N होएगा 2।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चों रेशियो के बेसिस पे आते हैं, एंड हेंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट हमेशा कट जाएगा। यहां से लैम्बडा मैक्स ऑफ लाइमन न्यूमरेटर में चला जाएगा और लैम्बडा मैक्स ऑफ बाल्मर डिनोमिनेटर में रह जाएगा। दिस इज अ 1/4 -1/9 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 -1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल बी गेटिंग 9 -4 divided by 9 into 4, the whole divided by 1 minus 1 by 4, straight forward 3 by 4. So this will become a 5 by 36 multiply by उल्टा करके 4 by 3, तो 4 और 36 का कैंसलेशन हो करके 9 आएगा, तो अपना न्यूमरेटर में 5 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 27 बच जाएगा, and hence the answer is a 5 divided by 27. बच्चों टेंशन ना ले, एक और सवाल इसी तरह का आपको सॉल्व करके देता हूं मैं। The wavelength of the first line of Lyman series for the hydrogen atom is equal to that of second line of Balmer series for a hydrogen like ion. बच्चों हमने फॉर्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए याद रखा है, यह है फॉर्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक का सवाल आता है तो फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, और वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है आर के साथ जेड स्क्वायर आता है। टेक अ नोट एवरीवन, आर के साथ जेड स्क्वायर आता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोजन एटम, this is the formula for the hydrogen like atom. Hydrogen like. Now I reread the question. First line of Lyman, first line of Lyman का मतलब है 2 से 1 ट्रांजिशन, जिसकी वेवलेंथ इक्वल है टू द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर। बस यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाल्मर में सेकेंड ऑर्बिट पे आना है। 3 से 2 इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, 4 से 2 इज अ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर। सो बच्चों सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब है 4 से 2। शांति से चाहिए तो वीडियो पॉज करके सोचें और फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करें। ये अगर समझ में आ गया, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, लास्ट लाइन, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, तो बच्चों सारे के सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पीवाईक्यू आपके पॉकेट में। ये वाली वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ इक्वल बोली गई है, तो हमें ये Z पता करने को कहा गया है। सो यहां पर बच्चों P की जगह पे 1 और N की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूं। सो 1/लैम्बडा इज इक्वल्स टू R 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज अ 4, और यहां पे 1/लैम्बडा इज इक्वल्स टू R Z स्क्वायर। 4 से 2 तो P की जगह पे 2 का स्क्वायर इज अ 4, माइनस N की जगह पे 4 एंड 4 का स्क्वायर इज अ 16। सो दिस एंड दिस आर गिवन इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो आई कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड, तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट करूंगा तो ऐसा हमारा राइट हैंड साइड है। नाउ R and the R is getting cancelled. 1 minus 1/4 बच्चों 3/4। पेन चलाते रहिए, सिर्फ वीडियो ना देखें, मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइए तो ही इंप्रूवमेंट होएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होना है, साथ साथ में सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है फिजिक्स में। Z स्क्वायर एज इट इज, 16 इज अ LCM, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 4, सो दिस इज अ 4 minus 1 the whole divided by 16, so this is a 3/4, this is a Z square, and this is a 3/16.
So the left and right, the 3 and the 3 is getting cancelled, the 4 and the 16 is getting cancelled. 4 यहां पर आ गया, z square यहां पर बच गया, and if I take a square root, I will be getting z is equals to 2, and that is my final correct answer. बच्चों घबराना जरा भी नहीं है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर भरपूर सवाल नीट में आए हैं, तो मैं भी आपको भरपूर प्रैक्टिस दे रहा हूं, केवल एक सवाल नहीं करवा रहा हूं। तीसरा सवाल, the ratio of the wavelength of the last line of Balmer, last line of Balmer मतलब इंफिनिटी से ट्रांजिशन होएगा, बाल्मर मतलब सेकेंड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होएगा, एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, लास्ट लाइन मतलब इंफिनिटी से ट्रांजिशन होएगा, लाइमन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा। ये ही अप्रोच बिठाना है बच्चों आपको, फॉर्मूला तो एक ही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे सवाल सॉल्व करने का फॉर्मूला तो एक ही है बच्चों। एंड नाउ हमें रेशियो बाल्मर टू दैट ऑफ द लाइमन का चाहिए, तो पहले मैं लिखता हूं लाइमन और फिर मैं लेता हूं बाल्मर, ताकि बाल्मर ऊपर चला जाएगा। तो रेशियो ले रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू आर इन द ब्रैकेट, लाइमन के लिए इंफिनिटी से 1 मतलब P1 और n इंफिनिटी, P1 और n इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में बाल्मर के लिए इंफिनिटी से 2 मतलब P2 और n इंफिनिटी, 2 का स्क्वायर इज 4, सो लैम्बडा बाल्मर ऊपर, लैम्बडा लाइमन नीचे, that is equals to r and the r is getting cancelled, 1 upon infinity is a 0, तो न्यूमरेटर में 1 बचेगा, 1 upon infinity मतलब 0, तो डिनोमिनेटर में 1/4 बचेगा, तो 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, so what we are getting is 4 is the ratio, 4 is the ratio. I hope now you are much more confident. बच्चों टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ देने वाला हूं, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अच्छे खासे सवाल मैं कवर करूंगा, प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, अप्रोच बिल्ड करिएगा। सो ये था हमारा डिस्कशन एटम का। अब हमारे डिस्कशन को हम शिफ्ट करते हैं न्यूक्लियस पे। एटम वर्सेस न्यूक्लियाई में 75% सवाल न्यूक्लियस में से आए हैं, 25% सवाल एटम से आए हैं। बच्चों 150 नीट के पीवाईक्यू है ये चैप्टर के, जिसमें से 100 सवाल, 100 से भी अधिक सवाल न्यूक्लियस के थे, 50 से भी कम सवाल जो है एटम के थे। पर न्यूक्लियस वाले पार्ट से रेडियो एक्टिविटी एक हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक था, जो अब जो है नीट के सिलेबस में एनटीए मेंशन नहीं करती है रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी को छोड़ करके बहुत ही लिमिटेड चीजें न्यूक्लियस में बचती है बच्चों, तो फटफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई, मेजॉरिटी बच्चे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द रेडियस ऑफ द एटम में कंफ्यूजन कर जाते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो रेडियस बताया था वो एटम का रेडियस था, अब जो मैं बता रहा हूं R0 a⁻⁴ वो न्यूक्लियस का रेडियस है, जिसमें a का मतलब है एटॉमिक मास नंबर, जिसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी कहते हैं। आप न्यूक्लियस को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो एटॉमिक मास नंबर इधर ऊपर लिखा हुआ होता है, दिस इज अ एटॉमिक नंबर, एंड R0 इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होती है। सिर्फ एक फॉर्मूला एंड न्यूक्लियर रेडियस के सारे सवाल बड़े आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे बच्चों। सवाल कहता है द न्यूक्लियस, मतलब अब दिमाग न्यूक्लियस में चलना चाहिए, एटम में नहीं। 27 Al13 has a nuclear radius of about 3.6 femtometer. Then 125 Te52 would have its radius approximately. बच्चों न्यूक्लियर रेडियस का सवाल है, इसीलिए आप बड़े ध्यान से एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला ना लगा देना। न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला होता है R is directly proportional to
a raised to 1/3. तो रेडियस ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू रेशियो लेंगे तो सेकेंड वाले का एटॉमिक मास नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास नंबर द होल रेस टू 1/3। सेकेंड वाले का मास नंबर ऊपर लिखा हुआ है 125 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का मास नंबर ऊपर लिखा हुआ है 27 द होल रेस टू 1/3। 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है बच्चों। 125 का क्यूब रूट इज 5, 27 का क्यूब रूट इज 3। R1 को राइट साइड में भेजेंगे तो आई विल बी गेटिंग R2 is equals to 5/3 R1, and that is nothing but a 5/3 multiplied by R1 is given to us as a 3.6 femtometer। 3 और 3.6 का कैंसलेशन करेंगे बच्चों तो 1.2 आएगा एंड 1.2 फाइजा 6 होता है एंड हेंस द 6 फेम्टोमीटर इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। सबसे हैवीएस्ट वेटेज टॉपिक का वीडियो बच्चों आप देख रहे हैं, बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से पूरा वीडियो जरूर देखें। श्योर शॉट 15 से 20 मिनट का और डिस्कशन बच्चों बचा है। आप जो है 2 से 3 नीट क्वेश्चन इस चैप्टर से पाएंगे नीट 2026 में बच्चों। अगला सवाल, and this is very very important and a very different concept application. Nucleus ruptures into the two nuclear parts which have their velocity in the ratio 2:1. What will be the ratio of their nuclear size? म्हणजे न्यूक्लियर रेडियस। बच्चों न्यूक्लियर रप्चर होना उसको कहते हैं न्यूक्लियस ब्रेक होना, न्यूक्लियस एक्सप्लोड होना। जब भी रप्चर बोला हो, जब भी एक्सप्लोजन बोला हो, जब भी ब्रेकिंग बोला हो बच्चों, तब आपके दिमाग में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आना चाहिए। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियली we assume that the nucleus will be at rest and hence the initial momentum will be 0. Finally the nucleus is getting broken into the two parts, so the final momentum will be the momentum of the first part plus momentum of the second part। और यहां से बच्चों दोनों में से एक टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लूंगा तो वो माइनस में आ जाएगा और एक टर्म राइट हैंड साइड में ऐसे बचा रहेगा। और सवाल में बच्चों वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है 2:1। द वेलोसिटी इज गिवन एज अ 2:1। तो m1 को लेफ्ट में ले लो, सो m2 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल्स टू यहां पे बनेगा v1 डिवाइडेड बाय v2 and the v1 divided by v2 is the velocity का ratio which is a 2:1। माइनस का साइन इज टू डू विद द डायरेक्शन। फिलहाल हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना है, इसलिए माइनस का साइन मैंने उड़ा दिया है। तो हमें क्या मिल गया? तो हमें न्यूक्लियस ब्रेक होने के बाद जो दो पार्ट बन रहे हैं उसके मास का रेशियो मिल गया। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस का मास इन द यूनिट ऑफ AMU, जिसको कहता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको U सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। बच्चों न्यूक्लियस का मास इन द एटॉमिक मास यूनिट ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर होता है।
तो एलसीएम लगा करके हमने भले मास ढूंढा हो, हमें मास नंबर मिल गया, और मास नंबर ही तो चाहिए न्यूक्लियर का रेडियस ढूंढने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस का रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to 1 by 3. So now if I take the ratio, I get R1 divided by R2 is equals to A1 divided by A2, the whole raised to 1 by 3. And here we have M2 upon M1. उल्टा करेंगे तो we get M1 upon M2 which is 1:2, और वही मास A के बराबर होता है. So this is nothing but 1:2, the whole raised to 1 by 3. So R1 upon R2 is nothing but 1 upon 2 raised to 1 by 3. 1 upon 2 raised to 1 by 3. And that is our final correct answer. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट अबाउट दिस. रप्चर का मीनिंग समझ लो, ये वाला पॉइंट भी आप सिनॉप्सिस में नोट कर लें बच्चों. बड़े काम का डिस्कशन हमारा चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको मैं दे रहा हूं बच्चों, एकदम कम से कम समय में. थियोरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूक्लियस. फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज. फ्यूजन का मतलब होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आकर के मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेना, इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन. सो बच्चों, हाई टेम्परेचर पे ही फ्यूजन रिएक्शन क्यों हो सकता है? लेट मी रीड द ऑप्शन. एटम गेट आयोनाइज्ड एट अ हाई टेम्परेचर. अरे भाई, एटम को आयोनाइज करने के लिए तो लो टेम्परेचर पे भी थोड़ी एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए. हमें तो न्यूक्लियस का फ्यूजन करना है. काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम्स रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई. The nucleus is having a positive charge, the nucleus is having a positive charge, and the positive repel. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस के पास में इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाना चाहिए कि वो रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे में मिल जाने चाहिए, एंड हेंस फ्यूजन हो पाना चाहिए. फिर भी मैं आपको बाकी के ऑप्शंस रीड करके दे देता हूं. मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप एट अ हाई टेम्परेचर. अरे मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो मॉलिक्यूल टूट जाए. न्यूक्लियाई ब्रेक्स अप एट अ हाई टेम्परेचर. अरे भाई, हाई टेम्परेचर पे तो न्यूक्लियाई फ्यूज होएंगे, ब्रेक नहीं होएंगे. एंड हेंस दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर. एंड नाउ बच्चों, वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. पिछले 2-3 वर्षों में इस तरह के सवाल भी जो है नीट के पेपर में पाए गए हैं. इन द न्यूक्लियस ऑफ 23Na11, the number of proton, neutron and the electrons are 23Na11 के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है. तो कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे दिस इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अरे हाँ भाई, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं. सवाल कह रहा है न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसीलिए 2 ऑप्शन गए. ये रिप्रेजेंट करता है Z, विच इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन आ गए 11, और ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन. न्यूक्लियॉन म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो 23 is the number of proton plus number of neutron बच्चों, जिसमें से 11 प्रोटॉन है. सो 23 is equals to number of proton is a 11. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? तो 23 माइनस 11, तो 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर.
एकदम छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर बैठते हैं। बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि भाई 11 इलेक्ट्रॉन भी उसके पास में रहेंगे, बच्चे ऐसा सोच लेते हैं न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो ध्यान से सवाल पढ़िए, ध्यान से दिमाग लगाइए, एंड घाई घाई में जो है आप सवाल अटेम्प्ट ना करें बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस के सेक्शन का आपके सामने है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों मास डिफेक्ट का मतलब होता है जो न्यूक्लियस का मास हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे न्यूक्लियस का मास कम पाया जाता है, उसको कहते हैं मास डिफेक्ट, डेल्टा एम। जो कैलकुलेट किया जाता है ZMP, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्लस NMN which is the number of neutron multiplied by mass of the one neutron minus actual mass of the nucleus। ZMP करने पे हमें प्रोटॉन का सारा मास मिल जाएगा, NMN करने पे हमें न्यूट्रॉन का सारा मास मिल जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन है इतना न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, बट रियल में न्यूक्लियस का मास इससे कम होता है। सो जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है उससे माइनस किया गया है, और वो जो डिफरेंस है उसको नाम दिया गया है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें बाइंडिंग एनर्जी मिलता है। ये जो मास डिफेक्ट है, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and got liberated while forming the nucleus, and that is called as a binding energy, delta m multiplied by c square। और वो बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन करेंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलेगा। और इसके ऊपर भरपूर नीट में जो है सवाल बच्चों आए हैं। सो मास डिफेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला याद रख लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्मूला याद रख लो। और इसके ऊपर बच्चों सवाल कैसे आते हैं मैं बताता हूं, सवाल कैसे आते हैं। बड़े सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बच्चों, वेरी सिंपल, 2-3 लाइन में आंसर। सर्टन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज्ड टू हीलियम by the process of fusion. The mass defect in the fusion reaction is given U म्हणजे AMU, atomic mass unit. The energy liberated per U is, अब इधर पर U का मतलब अलग है, इधर पर U का मतलब है पर न्यूक्लियन। सो हमें निकालना है एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन। ये बच्चों है मास डिफेक्ट। और अब ये ब्रैकेट में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो एक शॉर्टकट इंफॉर्मेशन है बच्चों, याद रखें। 1 एटॉमिक मास यूनिट जितना मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलता है। मतलब अगर आपको मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में मिल गया तो आप उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आपको एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। सो यहां पर ये रहा मास डिफेक्ट 0.02866, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 के साथ में। बच्चों करिए ये जरा कैलकुलेशन, इतना तो थोड़ा सा चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट है नहीं सॉल्व करने का, इतना तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके एक छोटा सा शॉर्टकट
मैं आपको बताऊं, बट ये शॉर्टकट हमेशा चले वैसा जरूरी नहीं है। 931 को मैं मान लेता हूं 1000, 1000। इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे 3 डिजिट से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होएगा और 28.66 आएगा। ऑप्शन देख के आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पे यही नंबर मिलेगा, बट ये अपना आंसर है नहीं। ऐसी गलती ना करें। क्यों अपना ये आंसर नहीं है? बच्चों, इस मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिला है बाइंडिंग एनर्जी। सवाल आपसे पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब जो नंबर आपको मिला है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन करना पड़ेगा। और हीलियम के पास में 4 न्यूक्लियन होते हैं। सो इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तब जाके आंसर आएगा। 26 डिवाइडेड बाय 4 करने पे अंदाजित आंसर 6 के आसपास आएगा बच्चों। एंड 6 के आसपास एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। नीट does not expect you to do all these kind of lengthy calculation. NEET expects you, आपका दिमाग चले, तेज चले और फटाफट सॉल्व करके जो है आंसर आए। सो बच्चों, ऐसे कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई वगैरह करते ना बेटे, थोड़ा सा दिमाग चलाएं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड नीट एग्जाम में जरूरी है बच्चों। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगेन द टिपिकल ट्रेंडिंग नीट पीवाईक्यू बच्चों, न्यूक्लियस वाले सेक्शन से। एनर्जी रिलीज्ड इन द फिशन of a single uranium nucleus is a 200 mega electron volt. The fission rate of the uranium filled reactor operating at a power level of 5 watt is। बच्चों, एक सिंगल यूरेनियम का फिशन होने के कारण 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट हो रहा है। तो अगर हमें रिएक्टर से 5 वॉट का पावर आउटपुट चाहिए तो फिशन रेट क्या होना चाहिए? फिशन रेट का मतलब है नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई अंडरगोइंग फिशन पर यूनिट टाइम, दैट इज अ फिशन रेट। यहां पे लिख देता हूं मैं, फिशन रेट मतलब नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई अंडरगोइंग फिशन पर यूनिट टाइम। दैट्स इट। 5 वॉट का जो मतलब होता है 5 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करना। बच्चों, एक यूरेनियम एटम का फिशन होने के कारण 200 मेगा इज अ 10 रेज टू 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट हो गया, मतलब एसआई यूनिट में आ गया नंबर। एक यूरेनियम का फिशन होने के कारण इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितने यूरेनियम का फिशन होना चाहिए जिसके कारण 5 जूल का एनर्जी एक सेकेंड में प्रोड्यूस हो पाए? दैट्स इट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू गेट द आंसर। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 is equals to question mark multiplied by 200 into 10 raised to 6 into 1.6 into 10 raised to -19। क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है
ये नंबर को लेफ्ट में लेके आइए तो डिवीजन में आ जाएगा। सो दिस इज अ 200 इंटू 10 raised to 6 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to -19। दैट्स इट। 5 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 3.2 आएगा। ये दो जीरो 10 raised to 6 के साथ मिलके 10 raised to 8, 10 raised to 8 और 10 raised to -19 विल गिव अस 10 raised to -11। ऊपर जाके बनेगा 10 raised to +11, 10 raised to +11। ये देखो माइनस माइनस माइनस, एक ही ऑप्शन में है 10 raised to +11, और 5 डिवाइडेड बाई 3.2 करने पे नंबर 100% 1.56 आएगा बच्चों, एंड दैट इज अवर आंसर। Very complex question framing, but the solution is very simple. दोबारा से खुद से ये सवाल प्रैक्टिस कर जाइए बच्चों। इस तरह के सवाल न्यूक्लियस में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। And now we are heading towards the last and the most crucial concept, decay. अल्फा डीके का मतलब है हैवी न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 4He2। तो अगर पेरेंट न्यूक्लियाई AXZ है, उसमें से 4He2 निकल जाएगा, तो डॉटर न्यूक्लियाई मतलब रिमेनिंग न्यूक्लियाई को डॉटर न्यूक्लियाई कहा जाता है बच्चों। ए में से 4 चला गया तो बचा A-4, Z में से 2 चला गया तो बचा Z-2। इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे केमिस्ट्री में आप करते हैं केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन का बैलेंसिंग। मास नंबर बैलेंस होने चाहिए लेफ्ट और राइट में, एटॉमिक नंबर बैलेंस होने चाहिए लेफ्ट और राइट में। इसको कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। नाउ बच्चों अगर बीटा डीके होएगा, बीटा डीके दो तरह के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस डीके और दूसरा होता है बीटा प्लस डीके। बच्चों याद क्या रखना है, थंब रूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बीटा माइनस डीके में ए सेम रहता है और जेड एक से बढ़ जाता है। इजेक्ट होता है बीटा माइनस पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, और साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। फॉरगेट अबाउट दिस, रिमेंबर ए रिमेन्स सेम, जेड इंक्रीजेस बाय 1 एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। बीटा प्लस डीके में बच्चों ए रिमेन्स सेम एंड जेड डिक्रीजेस बाय 1। निकलता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, नाम है पॉजिट्रॉन, साथ में निकलता है न्यूट्रिनो। फॉरगेट अबाउट पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, रिमेंबर ए रिमेन्स सेम एंड जेड इंक्रीजेस बाय 1 इन द बीटा प्लस डीके। और लास्ट होता है बच्चों गामा डीके, और गामा डीके का मतलब होता है फोटोन। फोटोन के पास में ना कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है, तो इट इज अ जीरो गामा जीरो, ए रिमेन्स सेम एंड जेड रिमेन्स सेम। ए और जेड सेम रहे तो गामा डीके, ए चेंज हुआ तो 100% अल्फा डीके, ए सेम रहा और सिर्फ जेड चेंज हुआ तो कैन बी अ बीटा प्लस और कैन बी अ बीटा माइनस। 4 थंब रूल मैंने आपको बताया है बच्चों। सिंपल सिंपल सवाल, एकदम सिंपल, 10 सेकंड में आंसर लाएंगे आप। द न्यूक्लियर डीके इज एक्सप्रेस्ड एज सम इक्वेशन, देन द अननोन पार्टिकल एक्स इज, दिस इज अ बीटा प्लस पार्टिकल। बीटा प्लस पार्टिकल के साथ में एमिट होता है न्यूट्रिनो, बीटा माइनस पार्टिकल के साथ में एमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो। थियोरेटिकल सिंपल क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन फॉर द बैलेंसिंग।
The nucleus MXN emits one alpha and the two beta minus particle. The resulting nucleus is बच्चों MXN से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो M में से 4 कम हो जाएगा, तो M माइनस 4 N में से 2 कम हो जाएगा, तो N माइनस 2, इसको कुछ एक सिंबल दे देता हूं Y। उसके बाद में इसमें से 2 बीटा पार्टिकल एमिट करवाना है बच्चों। जब ये बीटा माइनस डीके होता है तो आपका मास नंबर सेम रहता है, आपका एटॉमिक नंबर बीटा माइनस डीके में बच्चों एटॉमिक नंबर बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। +1 करने का n माइनस 2 +1, और फिर ये हो गया एक बीटा माइनस पार्टिकल, एक और बीटा माइनस पार्टिकल एमिट करवाएंगे तो मास नंबर रिमेन्स सेम, कुछ एक नाम दे दो, और एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 +1, तो -2 +1 +1 तो ये गया, तो m-4 और n, m-4 और n, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। एक और न्यूक्लियस के ऊपर बैलेंसिंग वाला सवाल। द कंपाउंड एक्स एन कॉमा अल्फा गिव्स Li73, है ना कुछ अजीब। इसको मैं डिकोड करके देता हूं बच्चों। जो पहले लिखा जाता है उसका बॉम्बार्डमेंट होता है, बॉम्बार्डमेंट मतलब ये वाला रिएक्टेंट साइड पे आएगा, और जो बाद में लिखा रहता है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब वो प्रोडक्ट साइड में आएगा। रिएक्टेंट साइड में है एक्स जिस पे बॉम्बार्डमेंट हुआ है एन का, एन इज अ न्यूट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन का सिंबल इज अ 1n0। प्रोटॉन का सिंबल इज अ 1p1। इलेक्ट्रॉन का सिंबल इज अ 1e, सॉरी 0e-1। these are the symbol of the neutron, proton, electron. This gives rise to 7Li3 plus alpha particle 4He2। 7 + 4 11 में से 1 यहां पर है तो बचा 10, ऐसे करते हैं बैलेंसिंग, 10 + 1 11, 7 + 4 11, 3 + 2 5, यहां पर है 0 तो इधर आएगा 5, ऐसे करते हैं बैलेंसिंग, 5 3 + 2 5। So 10x5 is nothing but boron, and the 10b5 is our final correct answer. One last question बच्चों for you, and that question is a bit different, जिसको बीच में जो है मैंने स्किप किया था, आखिरी में लेना चाहूंगा ये सवाल को बच्चों। मैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस में जो कॉन्सेप्ट है वो है बाइंडिंग एनर्जी, उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है जो है क्यू वैल्यू फाइंड करने के ऊपर सवाल। और क्यू वैल्यू का मतलब होता है जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बच्चों कहा जाता है क्यू वैल्यू, जिसको मैं यहां पर जरा इंपॉर्टेंट नोट आपको मार्क करवाना चाहूंगा सभी बच्चे। एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ क्यू वैल्यू, जिसको फाइंड करने के बच्चों 2 फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
फॉर्मूला नंबर 2, मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और अगर ये मास का डिफरेंस एटॉमिक मास यूनिट में आप निकालते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 931 कर दीजिए, सीधा एनर्जी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो सवाल में बाइंडिंग एनर्जी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला, सवाल में मासेस दिए रहेंगे तो ये शॉर्टकट। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक बच्चों मैंने आपको कहीं सारे शॉर्टकट बताए हैं, सब नोट कर लें। लास्ट 30 डेज में यही तो है रिवीजन का मटेरियल आप लोगों के लिए, यही ट्रेंडिंग पीवाईक्यू है जो नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सवाल में बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया है, लिथियम का और हीलियम का। The nuclear reaction is given to us and the energy released हमें पूछा है। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी की बात है, सवाल कर रहा है, तो Q वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कहीं सारे बच्चों इसमें गलती होने के चांस है। गलती नंबर 1, सर प्रोडक्ट में कौन है, हीलियम, हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी देखो इधर है 7.06। रिएक्टेंट में कौन है, लिथियम, लिथियम का बाइंडिंग एनर्जी सर देखो इधर है 5.60। सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 के आसपास आंसर लग रहा है सर, 2 के आसपास आंसर लग रहा है, गलत, पहली गलती। हमें पुट करना है बाइंडिंग एनर्जी, सवाल में दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय ए, ये दिया है बच्चों सवाल में 5.60 फॉर लिथियम एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.06 फॉर हीलियम। तो बच्चों हमें मास नंबर को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलेगा 5.60 मल्टीप्लाइड बाय लिथियम का मास नंबर, लिथियम का मास नंबर 7। यहां पर भी बच्चों हमें मास नंबर को राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा 7.06 हीलियम का मास नंबर 4। अब सॉरी, अब दूसरी तरह की गलती, दूसरी गलती, सर ये देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, अंदाजा 35 और 28 माइनस करेंगे तो 7 के आसपास आंसर आएगा। 7 के आसपास देखो दिख रहा है, ये रहा 7 के आसपास, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। और ये आंसर क्यों नहीं है सर, अभी तो आपने ए मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तो क्या प्रॉब्लम है, अभी तो आंसर होना ही चाहिए। अरे बच्चों केमिस्ट्री में जैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है बिफोर यू डू द कैलकुलेशंस। लुक एट हियर बच्चों, 7 + 1 = 8, और इधर तो है 4, 3 + 1 = 4, और इधर तो है 2। समझ में आ रही है बात, मतलब 7 लिथियम और उसमें एक हाइड्रो, 7 लिथियम मतलब लिथियम प्लस हाइड्रोजन ऐड करने पे 2 हीलियम के न्यूक्लियस बनेंगे, 2 हीलियम के न्यूक्लियस बनेंगे, 2। तो बैलेंस होगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 7 और 1 8, 3 और 1 4, समझा बैलेंसिंग। अब आपके बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में हम लिखेंगे 2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम
7.06 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस रिएक्टेंट में है लिथियम, लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी 5.60 मल्टीप्लाइड बाय 7। सर इसका क्या करने का सर, 1H1 का? अरे 1H1 मतलब सिंगल प्रोटॉन, 1H1 मतलब हाइड्रोजन, सिंगल प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है, एनहेंस कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है। सो ये बन जाएगा 7 चौक 28 दूनी 56 अंदाजा, माइनस 7 पचे 35 अंदाजा। तो आंसर जो है अंदाजा है, ये सब अंदाजा वाला है, ये सब अंदाजित कैलकुलेशन है। मुझे लगता है कि इतना अंदाजा करने के चक्कर में कहीं अपन आंसर गलत ना ला दें, तो इतना ज्यादा अंदाजा अंदाजा वाला कैलकुलेशन नहीं करते। 2 चौक 8 मल्टीप्लाइड बाय 7.06 माइनस 0.2439 डेसिमल। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं? बिकॉज मेरे को अभी ऑप्शन जो बचे हैं वो नियर बाई दिख रहे हैं, 17 और 19, एनहेंस ज्यादा अंदाजा अंदाजा नहीं चलेगा। 8 4 56.48 माइनस 39.20, और अब 39 और इसको माइनस करने पे 8 2 16 में से 9 गया तो 7, 4 में से 3 गया तो 1, 17.28, एंड 17.28 मतलब चौथा ऑप्शन इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर बच्चों। एंड विद दैट वी आर फिनिशिंग विद अ डिस्कशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नीट, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये सॉल्विंग वाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेजने वाला हूं, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो। TSPH डिजिटल गुरु का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो। हर ऑल्टरनेट डे पे ऐसे 10 का दम आपके साथ डिस्कशन में लेकर के बच्चों में आने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसीलिए 10 से ज्यादा एमसीक्यू हमने डिस्कशन में ले लिए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी आपको बच्चों में देने वाला हूं, नीट के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मैं देने वाला हूं, प्लान भी आपको मैं साथ साथ में देता जाऊंगा। बच्चों चैनल फॉलो करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में, बहुत जल्द मुलाकात होएगी। पढ़ाई करते रहिए बच्चों, दम लगा दीजिए, लास्ट के 1 महीने में नीट जो है अपना, फिजिक्स जो है अपना क्रैक होकर के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।